हेलो दोस्तों। हरियाणा सिविल सर्विस का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, सिर्फ 3 दिन बचे हुए हैं। क्या आप बता सकते हैं जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं कि हरियाणा का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा ज़िला है जिसकी बाउंड्री सबसे ज़्यादा ज़िलों से लगती है? विच डिस्ट्रिक्ट? है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। और कितने डिस्ट्रिक्ट से लगती है? देखो, ये जींद डिस्ट्रिक्ट है आपका, ये है जिसकी बाउंड्री सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट होती है। कौन कौन से? फतेहाबाद, हिसार, भिवाड़ी, रोहतक। भिवाड़ी से नहीं टच हो रही है, ओके। सोनीपत से हो रही है, पानीपत से हो रही है, करनाल से हो रही है एंड कैथल से हो रही है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 ज़िलों से। तो सिविल सर्विस के लिए ऐसे कुछ क्वेश्चंस जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहते हैं। ये देखिए, एक नोट्स हैं जो कि काफ़ी वायरल हो रहे हैं और इन नोट्स से क्वेश्चंस जो है आने की पॉसिबिलिटी है। तो मैंने सोचा क्यों ना इन नोट्स को पढ़ा जाए और जिससे कि कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के उसमें सॉल्व हो सकें। तो हम इनको जो है समझते हैं, पढ़ते हैं, रिपीट करते हैं, जिससे कि इनसे कुछ क्वेश्चंस आप आंसर दे पाएंगे। इन्होंने देखिए क्या पॉइंट्स डिस्कस किए। लाला लाजपत राय और सरकार अजीत सिंह, ये सरदार अजीत सिंह होंगे, को ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार करके मांडले जेल कब भेजा गया था? 1907 में इन्हें भेजा गया था। पंजाब प्रदेश में कांग्रेस के आदेश पर पूरे हरियाणा में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? तो ये 12 जनवरी 1932 को सेलिब्रेट किया गया था। हरियाणा में कांग्रेस की स्वर्ण जयंती कब मनाई गई थी? 28 दिसंबर 1935 को। लाला लाजपत राय को मृत्यु के बाद मार्च 1929 में रोहतक में आयोजित हुई एक सभा में मुख्य अतिथि कौन थे? तो वो मोतीलाल नेहरू थे। बेसिकली ये हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं, वो भी मॉडर्न इंडिया के विद रिस्पेक्ट टू हरियाणा। ठीक है, हरियाणा की मॉडर्न हिस्ट्री हो गई एक तरीके से। 1843 में कैथल के राजा उदय सिंह की मृत्यु के बाद किसने राजगद्दी पर हक जताया? तो भाई वो गुलाब सिंह थे। अंग्रेज़ों ने 10 अप्रैल 1843 को किस नगर के चारों ओर 7 चौकियां स्थापित कर नाकाबंदी की थी? तो वो कैथल था। किस जिले के जाटों पर आर्य समाज का प्रभाव अधिक था? तो वो रोहतक था, ओके। दैन स्वतंत्रता के पश्चात पंजाब में पंजाबी और हिंदी भाषा बोलने वालों के मध्य किस प्रश्न पर विरोध खड़ा हो गया? तो ये भाषा के प्रश्न पर विरोध खड़ा हो गया था। वर्ष 1955 में कहाँ के पुलिस उपाधीक्षक के दुर्व्यवहार के विरुद्ध जलसे जुलूस हुए? तो वो सिरसा में हुआ था वैसा। सिखों के नेता मास्टर तारा सिंह ने पंजाबी सूबे के लिए कब आंदोलन शुरू किया? तो 1960 में इन्होंने किया था। 1924 में जमींदार लीग की स्थापना किसने की? चौधरी छोटू राम ने जमींदार लीग की स्थापना की थी 1924 में, ओके। किस वर्ष तक हरियाणा के प्रत्येक ज़िले में कांग्रेस की शाखा खुल चुकी थी? 1907 वो ईयर है। सोचो, आज से कितना 115 साल पहले ही हरियाणा के हर ज़िले में कांग्रेस की एक ब्रांच थी। कांग्रेस ही उस टाइम पर मतलब एक नेशनल पार्टी थी, जो भी कुछ कह लो, एक हमारा पॉलिटिकल सिस्टम वो कांग्रेस ही थी। लेकिन कांग्रेस देखिए कितनी एक्टिव थी कि हर ज़िले में, तब भी आजकल जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं तो कुछ ही पॉलिटिकल पार्टी हैं जिनके पास में हर एक ज़िले में अपनी ब्रांच होगी। हरियाणा में आरंभिक क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र था अम्बाला। अम्बाला में पहले ज़्यादा होती थी। 1857 में भी हमने सुना है अम्बाला में यहाँ पे एक्टिविटी हुई थी। हरियाणा के मैदानी भाग की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो लगभग ये 700 से 900 फीट है समुद्र तल से ऊंचाई। कर्नल एम.एल. भार्गव के अनुसार हरियाणा के किस भाग को समुद्र छूता था? तो सदर्न पार्ट को, ये मतलब कर्नल एम.एल. भार्गव ने लिखा है, उसके अकॉर्डिंग पहले जो ज्योग्राफी थी, ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर थी, उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल हरियाणा के साउथ में ही जो है सी था। जलोढ़ पंखों का निर्माण हुआ है गिरिपाद मैदान के दक्षिणी भाग में। हरियाणा का घग्गर यमुना मैदान
कितने प्रतिशत भाग पर विस्तृत हैं? तो ये 93.76% है। घग्गर यमुना मैदान की ऊंचाई कितनी है? 300 मीटर से कम है घग्गर यमुना मैदान की ऊंचाई। राज्य का कितना प्रतिशत भाग पहाड़ी एवं चट्टानी है जो अरावली की अवशिष्ट पहाड़ियों के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर है अपना 3% के आसपास। ओके, 3.09%। यहाँ थोड़ा सा इनविजिबल हो गया है, कोई बात नहीं, हम लोग मैनेज करेंगे, थोड़ा बहुत तो चलता है। भी हम देखते हैं। हरियाणा के कितना प्रतिशत भाग में उप शिवालिक तथा शिवालिक की पहाड़ियों का विस्तार है? 1.38% में है उप शिवालिक और शिवालिक की पहाड़ियों का। हरियाणा किस तरफ से किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करता है? तो भाई अभी हमने मैप देखा ही था, किसी भी तरफ से ये नहीं करता। संविधान के अनुच्छेद 31 ख के साथ पठित 9वीं अनुसूची में शामिल विधेयक कौन सा है? तो इसमें है हरियाणा पिछड़ा वर्ग विधेयक 2016। हरियाणा के किस जिले में शिवालिक पहाड़ियों का विस्तार नहीं है? तो रोहतक में नहीं है भाई, ठीक है। हरियाणा की जलवायु किस प्रकार की है? उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय जलवायु। हरियाणा में शीतकाल में औसत तापमान कितना रहता है? 12 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है शीतकाल, मतलब बहुत ज़्यादा सर्दी यहाँ नहीं पड़ती है। हरियाणा के उत्तरी भागों में पर्वतीय क्षेत्रों में कितनी वर्षा होती है? ठीक है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ हरियाणा, ठीक है, यहाँ पे 200 सेंटीमीटर के लगभग होती है। हरियाणा के दक्षिणी भाग में अधिकतम वर्षा होती है 25 सेंटीमीटर, यहाँ पे बहुत कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, राइट। हरियाणा के किस भूभाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? नॉर्थ ईस्टर्न जो हरियाणा है, जैसे ये स्ट्रक्चर है इधर। हरियाणा के किस भाग में ग्रीष्मकाल में लू नामक गर्म एवं शुष्क हवाएं चलती हैं? तो दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिमी, ठीक है। साथ देखो, आप लॉजिक से आप समझो कि जो साउथ वाला एरिया है यहाँ राजस्थान के नज़दीक हो गया है ना, राजस्थान में गर्मी ज़्यादा पड़ती है, वहीं पे लू वगैरह और ये जो गर्म हवाएं ज़्यादा चलती है, तो यही हो गया भाई, ठीक है। तो हम जो है लॉजिक से भी ये क्वेश्चंस के आंसर्स कर सकते हैं वहाँ पे। हरियाणा में सर्वाधिक गर्म महीने होते हैं, तो सर्वाधिक जो गर्मी होती है हरियाणा में, क्या पूरे इंडिया में ही मई जून में ही पड़ती है, तो ठीक है, तो लॉजिकली यही आंसर रहेगा। ग्रीष्मकाल में हरियाणा का औसत तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। हरियाणा के किस भाग में सबसे कम वर्षा होती है? दक्षिण पश्चिमी, वही जो राजस्थान के पास वाला है। डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन के अनुसार हरियाणा में मुख्य रूप से कितनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है? ठीक है, तो कोपेन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन के लिए फेमस हैं, ठीक है, ज्योग्राफी के काफ़ी फेमस ये नाम हैं। इन्होंने बताया कि हरियाणा के हिसाब से हरियाणा में दो प्रकार की जलवायु हैं। हरियाणा की गणना की जाती है न्यून वर्षा वाले राज्यों में। हरियाणा में CAW प्रकार की जलवायु शिवालिक श्रेणियों के निकटवर्ती क्षेत्र के कितने किलोमीटर चौड़ी पट्टी में पाई जाती है? 72 किलोमीटर में पाई जाती है। हरियाणा राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? यमुना है। टांगरी नदी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? तो वो मारकंडा की है टांगरी नदी। घग्गर नदी पंजाब में बहते हुए हरियाणा के किस जिले में प्रवेश करती है? तो वो करती है पंजाब से सिरसा में। कौन सी नदी ताजेवाला के उत्तर में कलेसर के समीप हरियाणा के यमुनानगर जिले में हरियाणा की सीमा में प्रवेश करती है? यमुना। नीमराणा, सुरेटी आदि क्षेत्र किस नदी से सिंचित हैं? तो ये है अपनी कृष्णावली रिवर है, उससे सिंचाई होती है इन एरियाज़ की, जो अभी हमने नाम बताए थे। हरियाणा की कौन सी झील विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है? तो ये बड़खल झील है। ओके, प्रसिद्ध बड़खल झील हरियाणा के किस ज़िले में है? तो ये फरीदाबाद में आती है। बड़खल लेक अगर आप देखोगे तो वहाँ पानी वानी ज़्यादा नहीं है, ऐसे ही है।
कौन सी नदी पंजाब के संगरूर में घग्गर नदी में मिल जाती है? तो वो सरस्वती रिवर है। मेवात ज़िले के मुंह के निकट मेवात की पहाड़ियों में कौन सी नदी निकलती है? तो इंदौरी रिवर निकलती है, इंदौरी। कौन सी नदी नजफगढ़ नाले के द्वारा यमुना में मिल जाती है? तो वो है साहिबी। हरियाणा के फर्रुख नगर में कौन सी झील है? सुल्तानपुर झील है हरियाणा के फर्रुख नगर में। कृषि प्रणाली में सुधार से संबद्ध कौन सा कथन गलत है? तो ये बेसिकली क्या है कि क्वेश्चन इन्होंने उठाया होगा। देखो पहले एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आगे होंगे तो इन्होंने वहाँ से क्वेश्चन उठाया होगा, कौन सा कथन गलत है, तो इन्होंने केवल गलत वाला कथन यहाँ पर लिख दिया। सो दिस इज़ नॉट द वे, हम इसको नहीं पढ़ेंगे, ये पढ़ने वाली चीज़ नहीं है। हमें देखो नोट्स में पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, तो हमें ये छोड़ना है। गलत कथन को हम जान के क्या करेंगे? हरियाणा के मैदानी भाग में मुख्यतः किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? पीले रंग की उपजाऊ मृदा मिलती है। हरियाणा का कितना क्षेत्र वायु अपरदन से प्रभावित है? ठीक है, वायु अपरदन मीन्स सॉइल इरोजन ड्यू टू एयर फ्लो। तो कितना है? 12 लाख हेक्टेयर है। किसे रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है? मृदा अपरदन, रेंगती हुई मृत्यु, क्रीपिंग डेथ। ये ज्योग्राफी में बहुत फेमस टर्म है, क्रीपिंग डेथ। ठीक है, तो ये क्या है? सॉइल इरोजन को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो आप समझ जाएंगे सॉइल इरोजन को। क्योंकि देखो अगर आपका सॉइल इरोजन हो जाएगा ऊपर का, धीरे धीरे मिट्टी, जैसे ऊपर का एक सरफेस है, यहाँ पे पानी गिरेगा ऊपर से, धीरे 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 सॉइल इरोजन हो जाएगा। तो जो टॉप लेयर होती है वो हाईली फर्टाइल होती है, मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ ईयर्स में बनी हुई होती है किसी भी एरिया में। अगर ये यहाँ से चली जाएगी तो आप सोचो कि यहाँ की जो भी लैंड है वो किसी भी क्रॉप को सपोर्ट नहीं करेगी। अगर वहाँ कोई क्रॉप नहीं होगी तो वहाँ पे जितने भी लोग हैं उनके खाने के लिए कुछ नहीं होगा, खाने के लिए कुछ नहीं होगा तो लोग स्टारवेशन से मरेंगे। ठीक है, तो भुखमरी से जब मरने लग गए लोग, तो ये क्या एक इनडायरेक्ट इफेक्ट है इसका, जो थोड़े ही टाइम में धीरे 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 आता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, ये क्या हो गया? रेंगती हुई मृत्यु, धीरे धीरे चल रही है ना वो सॉइल इरोजन। क्रीपिंग डेथ, क्रीपिंग डेथ कहते हैं सॉइल इरोजन को। आई थिंक अब आप गलत नहीं करोगे, किसी भी एग्जाम में पूछा जाएगा कि रेंगती हुई मृत्यु, क्रीपिंग डेथ किसे बोलते हैं? सॉइल इरोजन को बोलते हैं। ओके, तो अभी हमने 50 कर लिए हैं। ठीक है, आगे हम और करेंगे नेक्स्ट टाइम में। ठीक है।